नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग बंगाल विजय, प्लासी का युद्ध, बंगाल के युद्ध के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप प्रसन्नता के साथ धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। जैसे ही प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र नवाब बन जाता है, क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है, उसकी जगह हालवेल अस्थायी गवर्नर बन करके आ जाता है। हालवेल अस्थायी गवर्नर बनकर आ जाता है। हालवेल लगातार मीर जाफ़र से मांग करता है, धन की मांग, और साथ ही साथ एक आरोप लगाता है कि आप डचों के साथ मिल करके शायद है कि अंग्रेजी से मुक्त होना चाहते हैं, अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। इस आधार पे लेकिन मेन जो अपराध था मीर जाफ़र का वो ये था कि वो कंपनी की धन लोलुपता को नहीं पचा पा रहा था। अब इसके बाद वेंसिटार्ट गवर्नर बनकर आता है। वेंसिटार्ट पूरी तरह नवाब को बदलना चाहता है, और वही देखिए जो नवाब ने किया था सिराजुद्दौला के साथ, जो षड्यंत्र किया था, अब वही उसके ऊपर आने वाला है। वेंसिटार्ट मीर कासिम के साथ, जो मीर जाफ़र का दामाद था, एक संधि करता है, एक समझौता करता है, और समझौते के तहत मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को नवाब बनाने का वादा करता है। मीर कासिम गद्दी पर बैठने के बाद कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जागीरदारी सौंप देता है। साथ ही साथ सिलहट से जो चूने का व्यापार हो रहा था उसका आधा हिस्सा कंपनी को सौंप देता है, और तमाम तरह के अत्यधिक धन सौंपता है। उसमें वेंसिटार्ट को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड, काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड, इस तरीके से अत्यधिक मात्रा में धन बांटता है। लेकिन मीर कासिम गद्दी पर बैठने के बाद, अलीवर्दी खां के बाद, ये सबसे बंगाल के नवाबों में सबसे होशियार और बुद्धिमान शासक था, दूरदर्शी था। और इसका जो एक महत्वपूर्ण जो बात आती है कि इसने सबसे पहले जो मेन काम था, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से, मुंगेर ट्रांसफ़र करता है। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र करता है। इसके पीछे इसका दो उद्देश्य था। पहली बात तो मुर्शिदाबाद का जो षड्यंत्रकारी वातावरण था उससे दूर होना चाहता था, और मुंगेर कलकत्ता से दूर होने के कारण अंग्रेज़ों से भी दूरी बनाए रखना चाहता था। उसने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे जो बड़ी बात थी कि इसने कुछ नए कर भी लगाए। राज्य की आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए कुछ नए कर लगाए। भ्रष्टाचार में नकेल कसा, सेना का आधुनिकीकरण किया, जो सबसे बड़ी बात है क्योंकि अंग्रेज़ों की स्थिति को भली भांति समझ रहा था। सेना का आधुनिकीकरण किया। एक जर्मन अधिकारी वाल्टर, रीन हार्ड को एक जिम्मा सौंपा। ये समरू के नाम से विख्यात था, ये जो जर्मन अधिकारी था, और इसने मुंगेर में तोपों और तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था भी किया। इन सुधारों के बाद रामनारायण, जो मेन मामला बक्सर के युद्ध की जो पृष्ठभूमि शुरुआत होती है, रामनारायण का मामला, नारायण का मामला,
ये क्या था रामनारायण का मामला, इसको समझ लीजिए। रामनारायण बिहार का उप सूबेदार था, जिसे मीर कासिम ने उसके व्यवहार के कारण उस पद से हटा दिया था। रामनारायण भागकर काउंसिल के पास चला जाता है, कलकत्ता काउंसिल की शरण में चला जाता है। मीर कासिम उसकी मांग करता है कि मुझे रामनारायण को वापस दीजिए। वेंसिटार्ट मीर कासिम की बात को मान लेता है और कहते हैं कि रामनारायण जब वापस आता है तो नवाब उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद जो मेन स्थिति में जो सुधार करने की स्थिति आती है, मीर कासिम के इन सुधारों से अंग्रेज भी चिंतित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं मीर कासिम कुछ अधिक चालाक है, उनके जो मंसूबे हैं वो शायद इससे पूरे नहीं हो पाएंगे। उसी कड़ी में एक मनाही करता है मीर कासिम अंग्रेज़ों से कि दस्तक प्रथा का अत्यधिक दुरुपयोग ना करें, यानी कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रश्न, कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रश्न है। इस पे जो दस्तक प्रथा थी, दस्तक प्रथा फर्रुखसियर के द्वारा लागू की गई थी। ये कुछ विशेषाधिकार थे कंपनी को, इसलिए जब उसने मना किया, इसके दुरुपयोग को रोकने की बात कही, अंग्रेज नहीं माने। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने सभी आंतरिक व्यापार में सभी शुल्कों को हटा दिया। अब ये अंग्रेज़ों के लिए एक परेशानी का सबब था और फिर उन्होंने फिर से नवाब को इन शुल्कों को लागू करने की बात कही, जिसे नवाब ने अनसुना कर दिया। अनसुना करने के बाद अंग्रेज़ों की सेना नवाब के मीर कासिम से युद्ध के लिए एक चल देती है। मुर्शिदाबाद से नवाब भी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है और उदय नाला का युद्ध, ये एक बड़ा वैसा प्रश्न है। उदय नाला के युद्ध में मीर कासिम पराजित होता है, लेकिन इस पराजय से मीर कासिम हताश नहीं होता, निराश नहीं होता। वो पटना की ओर चला जाता है, जहाँ पटना में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पटना में जो पटना कोठी का प्रमुख था, ब्रिटिश कंपनी पटना कोठी का प्रमुख एलिस, वो पटना पे अधिकार कर लेता है। मीर कासिम जा करके पटना में पुनः अधिकार प्राप्त करता है। साथ ही साथ 148 अंग्रेज, जिसमें कहते हैं स्त्री बच्चे पुरुष सभी लोग थे, उनको बंदी बना लेता है। और इस घटना से अंग्रेज जब देखते हैं मीर कासिम के इस क्रियाकलाप को, तो वो मीर कासिम को पद से हटा देते हैं और पुनः मीर जाफर को एक कठपुतली के रूप में नवाब की गद्दी पर आसीन कर देते हैं। ये 1763 की बात है, 1763 में। इस तरीके से मीर कासिम 1763 में नवाब की गद्दी से हटा दिया जाता है। मीर जाफर पुनः नवाब बना दिया जाता है। 1763 से 1765 तक फिर वो नवाब रहता है। इधर जैसे ही एक एडम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पटना की ओर कूच करती है, तो मीर कासिम वहाँ से अवध की ओर भाग जाता है। किधर निकलता है? पटना से अवध की ओर। लेकिन अवध की ओर जाने के पहले कहते हैं कि जो समरू जर्मन अधिकारी था, उसकी सलाह पे मीर कासिम ने उन सारे अंग्रेज जो 148 बंदी थे, उनकी हत्या करवा देता है। और ये घटना पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। पटना हत्याकांड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पटना हत्याकांड। और फिर इसके बाद वहाँ से वो अवध भाग जाता है। संयोग से अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जब जाता है, तो वहाँ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उपस्थित रहते हैं और ये वहाँ तीनों लोग मिल करके, तीनों की संयुक्त सेना इकट्ठा होती है और बक्सर की ओर कूच करती है। पटना के नज़दीक ये बक्सर स्थान था और वहीं इन तीनों की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें इन तीनों की संयुक्त सेना की पराजय होती है। और युद्ध से पहले ही मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग जाता है, जहां
77 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे और ये विजय, प्लासी की युद्ध तो षड्यंत्र की विजय थी, कूटनीति की विजय थी, लेकिन निश्चित रूप से ये बक्सर का युद्ध पूरी तरह संयुक्त सेनाओं ने मिलकर लड़ा था और पूरी प्लानिंग के साथ लड़ा था, लेकिन अंग्रेजी सेना की कुशलता, नेतृत्व क्षमता कहीं उनसे अधिक थी और ये निश्चित रूप से इस युद्ध ने जो परिणाम दिया वो स्थायी ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्लासी के युद्ध में शुरुआत हुई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने कन्फर्म कर दिया कि अब इस देश में अंग्रेजों के अलावा कोई दूसरा राज्य नहीं करेगा। इस प्रकार 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का ये बक्सर का युद्ध भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर देता है। बक्सर के युद्ध में इन तीनों संयुक्त सेनाओं की पराजय तीनों को अंग्रेजों की शरण में पूरी तरह जाने को मजबूर कर देती हैं। अब इसी बीच 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और इसे संयोग कह लीजिए कि मीर जाफर भी अपनी कठपुतली की तरह नाचने वाली जिंदगी से मुक्त हो जाता है। उसका पुत्र 1765 ईस्वी में नजमुद्दौला को कंपनी बंगाल की गद्दी पर बिठा देते हैं और इस समय अब जो भी बंगाल की गद्दी पर बैठे कठपुतली ही उसको रहना है। संयोग से फिर क्लाइव की वापसी होती है। 1765 में वो पुनः भारत बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और वो इन तीनों लोगों से अलग अलग समझौते करता है 1765 ईस्वी में, और यही 1765 ईस्वी में का समझौता इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे आज इलाहाबाद तो पुनः प्रयाग हो गया है, जो उसकी प्राचीन परंपरा गौरव के रूप में उसका नाम था। 1765 ईस्वी में दो संधि करता है, एक 12 अगस्त 1765, दूसरी 16 अगस्त 1765। इसमें मेन बात यह है कि जो पहली संधि होती है उसमें जो दस्तखत होते हैं वो क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। दूसरी 16 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सिग्नेचर होते हैं। अब इन संधियों में तीन लोगों से अलग अलग समझौते होते हैं, इसे हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। पहला समझौता जो हो रहा है वो मुगल बादशाह से, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष कंपनी देना स्वीकार कर लेती है। पहली बात, 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जो कला तथा इलाहाबाद के किले सहित कंपनी को प्राप्त होते हैं वो मुगल बादशाह को कंपनी दे देती है। इसके बदले में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का पूरा अधिकार कंपनी को प्रदान कर देता है। साथ ही साथ हैदराबाद के कुछ उत्तरी जिले की जागीर भी कंपनी को प्रदान कर देता है। दूसरा समझौता अवध के नवाब के साथ, यानी अवध के साथ जहां का शासक था शुजाउद्दौला। अवध शुजाउद्दौला को लौटा दिया जाता है। साथ ही साथ कला तथा इलाहाबाद के जिले ले लिए जाते हैं
वही हैं जिन्हें मुगल बादशाह को अंग्रेज़ों ने दे दिया था। और इसके साथ युद्ध के हर जाने के रूप में शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते हैं और बिना कर दिए हुए कंपनी को नवाब के राज्य में कर मुक्त व्यापार करने की पूरी तरह छूट प्राप्त हो जाती है। तीसरा समझौता बंगाल के नवाब के साथ, नजमुद्दौला के 53 लाख रुपए, नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए वार्षिक दे दिया जाता है। 53 लाख रुपए वार्षिक, और साथ ही साथ निजामत का कार्य पूरी तरह नवाब को देखना रहता है। निजामत के खर्च के लिए, कार्यभार के प्रशासन के खर्च के लिए 53 लाख रुपए, बाकी शेष जो भी भू राजस्व मिले वो कंपनी को नवाब को देना पड़ा। और ये देखिए कि ये संधि इतनी आनन फानन में, जैसा क्लाइव ने सूझबूझ से जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत हो सकता था, आगे के लिए बिल्कुल एक मजबूत नींव का निर्माण कर दिया। इसके विषय में गुलाम हुसैन, तत्कालिक इतिहासकार गुलाम हुसैन, अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरीन, सियारुल मुतखैरीन, ये गुलाम हुसैन की पुस्तक है। इसको चूंकि बड़ा कमेंट किया था इसलिए आप इसको जानते रहिए। इस पे गुलाम हुसैन ने लिखा है कि ये संधि इतनी जल्दी हो गई, इतनी आनन फानन में हुई, इसमें इतना भी समय नहीं लगा कि जितना एक गधे को खरीदने में समय लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये संधि क्लाइव की सोच थी, जो उसने चाहा, और इस तरीके से वो बंगाल, अवध और मेन जो शक्ति थी मुगल सम्राट, तीनों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। अब इसके बाद शुरू होता है जो बंगाल के लिए बहुत दुखद, एक तरह से बहुत बुरा दौर कह सकते हैं। 1765 से 1772 ईस्वी में दोहरा शासन, इसी को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन या ड्यूअल सिस्टम। द्वैध शासन में यह हुआ कि अब यहाँ पे बंगाल में कंपनी और बंगाल के नवाब दो लोग शासन करने वाले हो गए। बस मेन बात यह थी कि निजामत का कार्य, प्रशासन का कार्य सब नवाब को देखना था, और जो आर्थिक भू राजस्व है, विदेशी मामले हैं, वो सब कंपनी के पास आ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि एक जो शक्ति जिसके पास है वो प्रशासन संभालने से मुक्त है, जिसके पास आर्थिक आधार मजबूत हो रहा है उसे प्रशासन का कार्य नहीं करना, और जिसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है उसे न्याय करने की बात है। इस कंडीशन में बंगाल की शासन व्यवस्था, बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चरमरा जाती है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। और इसी समय चूंकि बंगाल का दुर्भाग्य चल रहा है, तो 1770 ईस्वी में एक सवाल पूछा जाता है, बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ जाता है। बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ता है, और ये दौर जो था, बंगाल में इतना लूट खसोट का दौर था, कंपनी के कर्मचारी, कंपनी लोगों की दशा, बंगाल की दशा बहुत कमजोर हो जाती है। इसके विषय में दो इतिहासकारों के कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पनिक्कर कहते हैं, पनिक्कर इस काल को डाकुओं के राज्य के नाम से की संज्ञा देते हैं। सोचिए ना आप कि डाकुओं का राज्य, द्वैध शासन में शक्ति जिसके पास है उसे काम नहीं करना, जिसके पास शक्ति नहीं है उसको सब काम करना है, और लूट खसोट भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। इसलिए पनिक्कर का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक तरह से अंग्रेज डाकू की भूमिका में आ गए थे और उन्होंने इसे डाकुओं का राज कहा। दूसरे जो इंग्लिश ब्रिटिश इतिहासकार हैं, पर्सिवल स्पीयर, इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। मतलब ब्रिटिश इतिहासकार ने भी कहा कि जिस तरीके से लूट कंपनी ने इस समय किया, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई थी, उसे बेशर्मी यानी कोई शर्म नहीं
और लूट का काल। तो दोनों के इतिहासकारों के स्टेटमेंट ये सिद्ध करते हैं कि बंगाल का द्वैध शासन बंगाल की दुर्दशा के लिए कितना जिम्मेदार था। फिर बाद में आकर के 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स इस द्वैध सिस्टम को समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लासी का युद्ध, जहां एक तरह से कूटनीति षड्यंत्र का परिणाम थी, लेकिन बक्सर के युद्ध अंग्रेजों की कुशलता, नेतृत्व क्षमता का परिणाम थी, और इसने वास्तविक रूप से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक बार ध्यान से देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है, हाँ जिस समय आप उसको पढ़ना शुरू करिए अपने मन में उसका चिंतन करते रहिए और विचार करते जाइए एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह, और लिखते भी जाइए। और निश्चित रूप से इसका कोई भी सवाल इस टॉपिक से जो आएगा वो आपसे मिस नहीं होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।